कुछ रास्ते मंजिलों से भी बढ़कर होते हैं, जहाँ हर मोड़ एक कहानी कहता है और हर हवा एक प्रार्थना बन जाती है। आज का दिन भी वैसा ही है, जहाँ सफर से ज्यादा उसका एहसास जिंदा रहेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं हनी और आज है हमारी उत्तराखंड यात्रा का 8वां दिन। तो स्वागत है आप सभी का इस पवित्र यात्रा के पहले पड़ाव में। आज हम निकल पड़े हैं एक बेहद खास और आध्यात्मिक सफर पर, जो हमें ले जाएगा आदि कैलाश और ओम पर्वत की गोद में। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं, और इसलिए हमने इसे 2 हिस्सों में बांटा है। आज का भाग है मुनस्यारी से धारचूला तक। अगर आपने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं जरूर कहूंगा कि पहले आप उसे देखिए, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी और क्यों इस सफर का हर पड़ाव इतना खास है। मुनस्यारी, जहाँ से आज की कहानी शुरू हो रही है, वो सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक खामोश शहर जो हिमालय की गोद में धीरे धीरे सांस लेता है। हर यात्रा से पहले आशीर्वाद लेना जरूरी होता है, और इसलिए हम सबसे पहले पहुंचेंगे नंदा देवी मंदिर। ये मंदिर मुनस्यारी की पहचान है। मां नंदा देवी उत्तराखंड की लोक देवी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि ये मंदिर पर्वतराज हिमालय की बेटी और शिव की पत्नी का प्रतीक है। यहाँ की शांति, यहाँ की हवाएं और यहाँ की घंटियों की गूंज एक ऐसी ऊर्जा देती है जो किसी भी सफर की थकान हटा देती है। और अब शुरू होता है वो सफर जो हमें धीरे धीरे ले जाएगा उस जमीन की ओर जहां पग पग पर शिव के निशान मिलते हैं। मुनस्यारी से धारचूला का रास्ता वाकई जन्नत से कम नहीं है। एक और ऊंचे पर्वत, दूसरी ओर गहराइयों में बहती नदियां, और बीच में वो घुमावदार सड़कें जिन पर बाइक चलाना किसी सपने जैसा लगता है। ये रास्ता जितना खूबसूरत है उतना ही बदलता हुआ भी। कहीं हरियाली के गलीचे बिछे हैं, कहीं अचानक मौसम का मिजाज बदल जाता है, और जब बाइक मोड़ काटती है तो लगता है जैसे प्रकृति मुस्कुराकर कह रही हो, आओ कुछ पल मेरे साथ जियो। एक छोटी सी बात और, इस वीडियो की शुरुआत में कुछ मिनटों में थोड़ा माइक की समस्या आई थी, क्योंकि हवा इतनी तेज थी कि माइक का कनेक्शन ही खराब हो गया था। लेकिन घबराइए मत, कुछ ही देर में आवाज भी साफ हो जाती है और नज़ारे भी। तो तैयार हो जाइए इस दिल को छू लेने वाली यात्रा के पहले पड़ाव पर, जहां रास्ते भी बोलते हैं और मौन भी कुछ कहता है। ये है मुनस्यारी से धारचूला तक का वो सफर जो आपको सिर्फ मंजिलों की ओर नहीं, बल्कि खुद अपने भीतर की ओर भी ले जाएगा। और हाँ, अभी ये सिर्फ पार्ट 1 है, असली कहानी तो अभी बाकी है। दोस्तों, आज है हमारा 8वां दिन और आज हम निकल रहे हैं मुनस्यारी से धारचूला की तरफ। और ये देखिए, अभी पिछले जब हम 2 दिन से यहाँ रुके थे तो कुछ नहीं दिख रहा था, बादल थे, बट आज बिल्कुल साफ आपको दिख रहा होगा। सामने पीक्स दिख रही है बर्फ़ से ढकी हुई बिल्कुल। और आज हमें ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है, आज हमें मात्र 95 किलोमीटर ट्रैवल करना है। और आज जो हमारा पहला डेस्टिनेशन है वो है नंदा देवी टेम्पल। तो देखते हैं, वैसे भी आज कम ट्रैवल है तो आज हम जल्दी पहुंच जाएंगे, बट आज का जो रास्ता होने वाला है ना, आज आप बिल्कुल साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज बहुत मज़ा आने वाला है इन रास्तों में। बहुत ही बेहतरीन रास्ते हैं और देखते हैं बाकी क्या होता है। अभी सबसे पहले हम जा रहे हैं नंदा देवी टेम्पल, जो कि मुनस्यारी में है, और इसके बाद आगे का देखते हैं। अभी तो नाश्ता वगैरह कुछ नहीं करके निकले हैं, तो चलिए। और बाकी एक बार आप सामने नज़र डालिए, लग रहा है ना बेहतरीन। कुछ जगह सिर्फ जमीन पर नहीं होती, वो दिल में उतर जाती है।
और मुंशारी का ये नंदा देवी मंदिर एक ऐसा ही स्थान है जहां आकर मन रुक जाता है और सिर झुक जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंशारी के नंदा देवी मंदिर में, जो इस क्षेत्र का सबसे पवित्र और ऐतिहासिक जगहों में से एक है। मां नंदा देवी को उत्तराखंड की कुल देवी माना जाता है और खासकर कुमाऊं व गढ़वाल दोनों क्षेत्रों में इन्हें शक्ति का प्रतीक माना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार मां नंदा देवी स्वयं हिमालय की पुत्री और भगवान शिव की अर्धांगिनी मानी जाती है। उन्हें मां पार्वती का रूप माना जाता है और यही वजह है कि नंदा देवी मंदिर को महिलाओं की शक्ति, त्याग और आस्था का एक केंद्र भी माना जाता है। ये मंदिर छोटा सा है, लेकिन इसकी दिव्यता विशाल है। सामने त्रिशूल, रंगीन ध्वजाएं और घंटियों की लय सब मिलकर एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा बनाते हैं जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। हर साल यहाँ नंदा देवी राजजत यात्रा और नंदा देवी मेला आयोजित होता है, जिसमें स्थानीय लोग माँ को बेटी की तरह विदा करते हैं। इस मंदिर की एक और खास बात है और वो ये है यहाँ से दिखने वाला पंचाचूली पर्वत श्रृंखला का दृश्य। जब सूरज की किरणें हिमालय की चोटियों को छूती हैं और मंदिर की घंटियां धीमे धीमे बजती हैं, तो लगता है जैसे खुद मां नंदा देवी दर्शन दे रही हूँ। यहाँ आकर मन में एक शांति बस जाती है और एक सुकून, जिसे आप वीडियो में देख तो सकते हैं, लेकिन असल में वो महसूस यहीं आकर किया जा सकता है। मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, और वो ये है कि अगर आप कभी मुंशारी से धारचूला जाएं तो पहले आप मदकोट जाएंगे, मदकोट से फिर आप जाएंगे धारचूला की तरफ, जो कि जोहार वैली से होके जाता है। और जो जोहार वैली वाला रास्ता है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है। तो देखते हैं, अभी तो मदकोट ही नहीं पहुँचे क्योंकि यहाँ का ना थोड़ी जो गाँव की सड़कें होती है ना, उससे हमें अभी जाना पड़ रहा है मदकोट की तरफ। तो उतनी स्मूथ नहीं है, अगर सही होती रोड तो हम जल्दी पहुंच जाते, ज़्यादा नहीं है, 90 किलोमीटर है तो 90 किलोमीटर में कवर कर लेते। बट अभी ना मदकोट तक का मेरे को लग रहा है कि ये रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, तो हल्के हल्के जा रहे हैं हम लोग। और कोशिश तो यही रहेगी कि हम दिन तक पहुंच जाएं। तो आज ही हमारा परमिट बन गया ना, तो हमारा एक दिन बच जाएगा, वरना हमें कल पूरे दिन उस परमिट के चक्कर में ना वेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं जैसा भी होता है। और यहाँ पे तो आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल छाया है, क्योंकि इस तरफ से ना जंगल है पूरे मेरे राइट हैंड साइड से, और सूरज यहीं से निकला है, तो इसलिए यहाँ पे ना अभी पूरा अंधेरा हो रखा है। और आज ना मौसम साफ़ है, कल तो बिल्कुल काले बादल थे, पर क्या कर सकते हैं। और कल ही हमें ट्रैक करना था, क्योंकि हमारे पास ना भाई कल का ही दिन था। अगर आज का भी दिन होता ना, तो आज हम कोशिश करते कि आज करते उस जो ट्रैक था ना, क्योंकि आज मौसम बिल्कुल साफ़ है और आज बिल्कुल साफ साफ दिखती है हमें पीक्स। बट क्या कर सकते हैं, खैर उसको छोड़ते हैं, जो कल हो गया। अब आज पे फोकस करते हैं, क्योंकि आज भी हमें ना ये सारी पीक्स बिल्कुल पास से दिखने वाली हैं। कुछ रास्ते मंजिलों से भी ज़्यादा हसीन होते हैं, और आज मैं एक ऐसे ही रास्ते पर हूँ जहाँ एक तरफ ऊंचे पहाड़ हैं और दूसरी तरफ शांत बहती है नदी, जैसे दोनों मिलकर इस सफ़र को एक कविता बना रहे हों। इस वक्त मैं अपनी बाइक पर सवार उस रास्ते से गुजर रहा हूँ जहाँ प्रकृति खुद चल रही है मेरे साथ। नदी की कलकल करती ध्वनि, पहाड़ों की छाया और सामने फैले ये हरे भरे जंगल, मानो हर चीज मुझसे कह रही हो, रुक जा मुसाफिर, थोड़ा जी ले इन लम्हों को। कई बार लगता है कि शब्द कम पड़ जाते हैं, और आज वो पल है, क्योंकि इस नज़ारे को बयान करना आसान नहीं। ये कोई आम रास्ता नहीं है, ये एक एहसास है, एक जुड़ाव है उस मिट्टी से, उस पानी से, जिसे सदियों से यहाँ बहती हवा को भी गीत बना कर रखा है। मैं इस नदी के साथ नहीं, लगता है ये नदी मेरे साथ बह रही है, जैसे हर मोड़ पर कोई पुरानी कहानी याद दिला रही हो, जैसे हर पत्थर, हर पेड़ मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हो। अगर आप कभी इन रास्तों से गुजरें तो कैमरे से पहले अपनी आंखों से देखना, क्योंकि जो शांति, जो अपनापन इस पहाड़ी नदी के किनारे किनारे महसूस होता है, वो किसी किताब या स्क्रीन पर नहीं, सिर्फ यहाँ इन वादियों से मिलता है।
सुनसान ये रास्ते पर दिल में है तू कहीं, हवा संग उड़ता हूँ तेरी यादें हैं यहीं। पहाड़ों की गोद में ख्वाबों का सफर है, तेरी हंसी की गूंज हर पल मेरे पास है। धूप का ये नूर तेरी आँखों की तरह हर मोड़ पर लगता जैसे हो तू यहाँ। हवा में महक तेरे लबों की सी है, तेरा नाम लिए ये सफर कट रहा है। तेरे बिना भी मैं तुझे महसूस कर रहा, हर रास्ते में तू है जैसे तू साथ चल रही। इन पहाड़ियों के बीच बस तेरा ही ख्याल है, तेरे संग ये सफर एक हसीन सवाल है। वाटरफॉल भाई साहब, इसके नीचे से आने वाले हैं अभी हम, मजा आने वाला है। क्या व्यू है, क्या ही व्यू है, मतलब ये देखिए, वाह 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 वाह। अब बस भीगे ना, और ये हम गए इसके नीचे से। क्या बात है, क्या ही बात है, मज़ा आ गया। आपको भी उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़िया लगा होगा ये। इन पहाड़ों में जैसे तुम साथ हो, हर नजारे में छुपा तेरा ही तो एहसास हो। हवा जब छू कर गुजरती है लगता है तुम हो पास, धूप में भी खुला हुआ है तुम्हारा ही उजास। झरनों की कलकल में तेरी हंसी सुनाई दे, पेड़ों की छांवों में तेरा चेहरा दिखाई दे। रास्ते यूं ही कटते जाएं तेरी यादों के साथ, हर मोड़ पर लगे जैसे तुम हो मेरे साथ। अभी हम लोग रुके थे नाश्ते के लिए, और यहाँ पे ना एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, मैं आपको दिखाने ले जा रहा हूँ। और हॉट वाटर स्प्रिंग है यहाँ पे, लगा लीजिए, इतनी ठंडी नदी बह रही है, उसके साथ साथ हॉट वाटर स्प्रिंग। और ये देखिए यहाँ पे ग्राउंड बना रखा है, क्या बढ़िया जगह पे ना। यहाँ पे हम लोग रुके थे नाश्ते के लिए, और यहाँ पे ग्राउंड बना रखा है, लग रहा है यहाँ के ना, क्योंकि यहाँ पे घर वर है नहीं, पता नहीं कहाँ से खेलने आते होंगे, पर ग्राउंड बना रखा है, क्रिकेट की पिच। और ये रहा कुछ यहाँ का नज़ारा। ये नीचे भी कुछ होम स्टे टाइप का है, कुछ तो है। और मैं आपको लेके जा रहा हूँ हॉट वाटर स्प्रिंग पे, और वो है कहाँ पे, अच्छा वो दिख गया मुझे। तो चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से बेहतरीन नज़ारे। क्या बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ पे। अभी ना पीछे एक वाटरफॉल भी दिख रहा था मुझे, ये आपको दिखाता हूँ। फिलहाल तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ हॉट वाटर स्प्रिंग को, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। और हॉट वाटर स्प्रिंग, एक छोटा सा कुंड है, उसमें है हॉट वाटर, पता नहीं यहाँ पे ना, पता है मेरे को कैसे। ये देखिए, ये कलर देख रहे हैं, इसमें से ना मुझे सल्फ़र की स्मेल आ रही है। ग्रीन ग्रीन कलर का देख रहे हैं आप पानी है, ये इसमें सल्फ़र की स्मेल आ रही है मुझे। ये बह रहा है, क्या बात है, क्या ही बात है। एक देखिए, एक इधर को चले गया ये, और एक इधर को चले गया, ये दोनों ही हॉट वाटर स्प्रिंग है। ये जैसे केमिकल लैब में से नहीं आती है सल्फर की, वैसी स्मेल आ रही है। गजब चीज़ है ये भी।
बहुत ही गजब चीज़। ये देखिए, ये तो खैर थोड़ा गंदा हो रखा है, और ये बिल्कुल सल्फ़र वाली स्मेल आ रही है, बहुत ही। हाँ, तो सल्फ़र की स्मेल नहीं आ रही आपको? गजब का करिश्मा है कुदरत का भी। हाँ, जैसे केमिकल लैब से आती है। गर्म पानी एकदम भाई, हम तो टच करके देखे हैं। हाँ, मानना पड़ेगा। ये कहाँ से आ रहा पता नहीं, आ रहा होगा कहीं से, आ रहा होगा कहीं इसका से। मतलब सल्फर का पूरा बड़ा सा होगा, पानी उसमें मिक्स होकर वो गर्म हो जा रहा होगा। हाँ, तो ये हरा पानी है, देखो पूरा। ये देखो, दिखाओ इसमें, पूरा टच करने से गर्म पानी दिख रहा है भाई। गर्म है, एकदम गर्म है। देखते हैं एक बार। एकदम गर्म है, देखो। हाँ, ऐसा लग रहा है कि गीजर से निकल रहा है। इतनी ठंडी जगह में इतना गर्म पानी। चलिए अब हम भी नाश्ता करते हैं। मैंने सोचा कि ये भी आपको दिखाया जाए। गजब की चीज़ है ये, बढ़िया लग रहा है। अभी हम लोग नाश्ता करके निकले हैं, और अभी पहले हमें जाना है जौलजीबी से फिर 2 रास्ते कटेंगे, एक पिथौरागढ़ और एक जाएगा धारचूला। तो हमें चले जाना है धारचूला वाले रास्ते पे। और अभी भी जौलजीबी करीब 32-31 ऐसी कुछ किलोमीटर के आसपास है। और जहाँ पे हम रुके थे ना, जिस होटल पे, होटल तो क्या ही था, छोटा सा ढाबा टाइप का था, तो बहुत ही बढ़िया, मतलब नाश्ता भी बहुत बढ़िया था, लोकेशन भी बढ़िया थी, और जो उसके बगल में हॉट वाटर स्प्रिंग था वो तो नायाब चीज़ थी। और ये देखिए, जब यहाँ से बरसात में पानी गिरता होगा ना, ऐसा हालत टाइट हो जाती होगी जो भी इस ब्रिज को क्रॉस करता हो, या हो सकता है कि ये ब्रिज बंद ही हो जाता हो, कोई क्रॉस भी ना करता हो। बहुत ही अच्छी चीज़ें और कुछ यूनिक चीज़ें देखने को मिल रही हैं इस रास्ते पे। वो जो हॉट वाटर स्प्रिंग था ना, वैसे मैंने बहुत देखे हैं, जो जैसे कुंड होते हैं ना, जहाँ पे गर्म पानी का कुंड होता है, वो मैंने बहुत देखा। बट ये सल्फ़र का जो स्मेल आ रही थी, ये तो मैंने पहली बार देखा कि सल्फ़र की स्मेल आ रही है और पूरा मतलब पानी गर्म, ऐसा जैसे कि गीज़र से गिर रहा है। अच्छा था काफ़ी एक्सपीरियंस ना। और देखते हैं अभी और हमें क्या क्या यूनिक चीज़ें मिलती हैं। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि अगर आप लोग इस रास्ते से धारचूला या फिर धारचूला से मुनस्यारी जा रहे हैं, तो आप ना पेट्रोल पहले ही भरवा लीजिएगा। मतलब अगर आप मुनस्यारी से धारचूला जा रहे हैं, तब मुनस्यारी में ही तेल भरवा लीजिएगा। आगे का वो मत करिएगा कि मैं आगे जाके भरवाऊँगा, क्योंकि इसमें ना मेरे को अभी तक कोई पेट्रोल पंप वगैरह नहीं दिखा है। तो आपको जहाँ भी मौका लगे आप वहाँ पे तुरंत भरवा लीजिए। सर्विस करवानी है गाड़ी की, कुछ भी है, सब वहीं से मतलब बिल्कुल फिट करके निकलिए, क्योंकि रास्ते में ना ऐसा कुछ भी नहीं है। और खाने पीने का ना कहीं पे कुछ मार्केट आ रही है, तो आपको खाने पीने का तो मिल जाएगा, जैसे नाश्ता वगैरह खाना करने के लिए ना, ये सब आपको मिल जाएगा। और ये देखिए, जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं ना, नदी भी हमारे साथ साथ बढ़ते जा रही है। कितना प्यारा व्यू है ये, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। और उधर आप देखेंगे ना, नदी के पार उस तरफ कुछ छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, 4-5 मकानों के ये गांव होते हैं, और इन्होंने हल्की हल्की खेती कर रखी है अपने घरों के आगे। कुछ लोग अभी मतलब अपने उससे ही ना, मतलब हल वगैरह चला रहे थे। यहाँ पे मैंने गाय वाय का तो देखा नहीं है, जो बैल वैल से, और ट्रैक्टर इसमें जा नहीं सकते, तो अपने आप से ही ना। और ये देखिए, ये ना पूरा नाला है इधर, बरसाती नाला है, देख रहे हैं ना, जो ये बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, ये पूरा इधर जाता होगा रोड पे, ऊपर से आता है वहाँ से, और वो पूरा नदी ने वो काट रखा है। मेरे को लगा जब बरसात आती होगी ना, तो यहाँ से पूरा पानी बहता होगा। बड़े बड़े पत्थर ना सब उसी के लाए हुए हैं, ये जो ऊपर से बरसाती नाला बहता होगा। गजब का सीन होता होगा बरसात में यहाँ तो।
नीचे नदी बह रही है, वो भी पूरे उफान पे आती होगी। और इधर से बरसाती नाला, ये देखिए दिख रहा है इधर, ये पूरा बरसाती नाला है जो बड़े बड़े पत्थर ये नीचे तक लाया है ना। बड़ा ही खतरनाक व्यू होता होगा भाई साहब, गजब का व्यू। और बाकी तो हम लोग एंजॉय कर ही रहे हैं इस व्यू को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और अब हम लोग पहुंचने वाले हैं जौल जीबी, जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर के अराउंड है। और एक चीज़ मैंने इसमें गौर करी ना, इस रास्ते में जो मुंशारी से धारचूला तक का है, इसमें ना ब्रिजेस बहुत सारे हैं, बहुत ही ज़्यादा। एक तो इसमें बरसाती नाले क्या कहते हैं इस रास्ते में बहुत ज़्यादा है। ऊपर से ये जो नदी है ना, ये बहुत ज़्यादा घूम रही है, तो इसके ऊपर से भी ब्रिजेस हैं, ऊपर से बताइए। और तो यही चीज़ मैं बता रहा था कि ना इस रास्ते में ब्रिज बहुत मिल रहे हैं हमें, हद से ज़्यादा। इतने तो मतलब मुझे पूरी अपनी जर्नी में नहीं मिले होंगे जितना मुझे इस रास्ते में मिल गए। जो 90-95 किलोमीटर की जर्नी है ना, इसमें जितने ब्रिज मिल गए हैं उतने तो कहीं नहीं मिले हैं। और ऐसे ना देखिए नीचे एक वो दिख रहा है मेरे को मंदिर छोटा सा। और अब हम लोग जौल जीबी पार कर चुके हैं। तो जौल जीबी मेरे को लग रहा है ना वो पॉइंट है जहाँ पे पिथौरागढ़ से और जहाँ पे मुंशारी से दोनों जगह आके मिलते हैं धारचूला के लिए। तो अब यहाँ से ना रोड बिल्कुल बढ़िया हो गई है। अब यहाँ से ना हमें काफ़ी सारे बाइकर्स भी दिखे थे जो कि मेरे को लग रहा है आदि कैलाश वगैरह से आ रहे हैं। अब यहाँ से ना रश ना आपको काफ़ी देखने को मिलेगा, टूरिस्ट ना बहुत ज़्यादा हो जाएंगे यहाँ से, क्योंकि पिथौरागढ़ और मुंशारी आप कहीं से भी आते हैं तो आप मेरे को लग रहा है जौल जीबी पे आके मिलेंगे। और उसके बाद फिर एक रास्ता हो जाता है धारचूला के लिए। और रोड देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कि हाईवे पे चल रहे हैं, बहुत ही मतलब चौड़ा हाईवे बना रखा है। क्योंकि मेरे को याद है पिछले साल नितिन गडकरी साहब ने भी कहा था कि हम इस रोड को ना पूरा जो आदि कैलाश और ओम पर्वत है वहाँ तक लेके जाएंगे, बट उन्होंने टारगेट सेट करा था मेरे ख्याल से 2026 या 27 का, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और अभी कुछ भाई लोगों से बात हुई थी मेरी कल के दिन, तो उनमें से एक भाई बता रहे थे कि जो रास्ता है ना अभी थोड़ा ओम पर्वत का, वो थोड़ा सा ख़राब है। जो 20 किलोमीटर का स्ट्रेच है वो थोड़ा सा ख़राब है, आपको नदी जाना पड़ता है। और जो आदि कैलाश का रास्ता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा सही है ओम पर्वत से। तो देखते हैं जैसा भी होता है। अब अपने पास तो इतनी आइकॉनिक बाइक है, इसने बहुत साथ दे दिया, बहुत ज़्यादा साथ, मतलब अभी तक बिल्कुल सही चल रही है। मैंने बस अभी इसमें आज सुबह ही चेन थोड़ी सी टाइट करवाई है और ऑयलिंग करवाई है, बाकी अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल परफेक्ट चल रही है ये। मैं अभी ना आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो आप उस तरफ घर देख रहे हैं, उस तरफ जो पहाड़ है सामने, जो मैंने अभी आपको दिखाया, अभी दिखाता हूँ आगे से, वो नेपाल है। मतलब यहाँ की जो बॉर्डर है ना वो काली नदी है, काली नदी के इस पार भारत, और वो जो सामने आपको पहाड़ दिख रहा है वो नेपाल है। उसमें भी आपको ना कुछ घर बने हुए हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे नीचे बह रही है काली नदी, जिस नदी के साथ साथ हमें भी आए ना वो काली नदी है। और उसी के उस पार जौल जीबी से लग जाता है उधर सामने नेपाल। नीचे दिख नहीं रही है नदी ना, इधर है नदी। तो नदी के इस पार भारत और नदी के उस पार नेपाल। बिल्कुल साफ दिखने लग गया है नेपाल उस तरफ। और उधर नेपाली गाड़ी खड़ी है कि स्कॉर्पियो ट्रैक्टर जा रहा है, और इधर हम जा रहे हैं भारत की सड़कों पे। बहुत ही बढ़िया व्यू लग रहा है ना, मतलब चौड़ी सड़कें हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो जब मैं वहाँ गया था ना, क्या कहते हैं, केदारनाथ और आपका बद्रीनाथ, तो वहाँ पे भी ऐसी सड़कें हैं। तो जो भारत सरकार है ना उसने एक चीज़ तो अच्छी करी है, जितने भी तीर्थ स्थल है ना उनको अच्छे से कनेक्ट करा है बिल्कुल। अभी मैंने आपको बताया भी था कि नितिन गडकरी साहब ने कहा था कि हम इसको भी पूरा कंप्लीट करेंगे वहाँ तक, आदि कैलाश तक। तो अभी तो नहीं है, अभी थोड़ा 1 आध साल मेरे को लग रहा है कि और लग सकता है। और इनसे बच के क्योंकि
इनके पास कोई इंडिकेटर नहीं है, ये कहीं को भी मुड़ सकती हैं। और ये बह रही है काली नदी। और एक वो पुल दिख रहा है ना मेरे को, वही लग रहा है कि मेरे को जो नेपाल, भारत और नेपाल को जोड़ता है ना, क्योंकि अभी एक जहाँ हम रुके थे अभी चाय वाय पीने के लिए, तो वो भैया बता रहे थे कि एक पुल तो पीछे निकल गया और एक पुल आगे है, जिससे मतलब जो इंडिया के लोग हैं ना वो नेपाल जाते हैं और नेपाल के इंडिया में। ये नेपाल वाला पुल है ये देखो ना, वो खड़े हैं सशस्त्र सीमा बल वाले। तो आप यहाँ से जा सकते हैं नेपाल। अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, डॉक्यूमेंट के नाम पे खाली आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आप चले जाएंगे नेपाल में। ये है अपना नेपाल इंडिया का पहला ब्रिज जो मैंने देखा है। बढ़िया लग रहा है भाई, एक बार जाएंगे बाद में कभी नेपाल, वक्त मिलेगा ना, वक्त मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे। और ये है अपने इंडियन आर्मी के कुछ ट्रूप्स जो अपने मेरे ख्याल से इधर ही कहीं बेस कैंप होगा ना तो वहीं जा रहे होंगे। बढ़िया लग रहा है। अब यहाँ पे ना पूरा आर्मी वाला एरिया है और उधर है नेपाल। तो अगर आपको जाना है तो ऐसे ही आपको ब्रिज पार करना पड़ेगा, आधार कार्ड ले लीजिए और जाइए यहाँ से। ये क्या है भाई, बड़ी बढ़िया रोड लग रही है, आगे आगे तक दिख रही है यहाँ से। ज़्यादा ही स्टीप है या कुछ, जाके देखते हैं आगे। नदी ना काफ़ी मिएंडर कर रही है, मतलब ऐसे ना टर्न टर्न टर्न, तो मेरे को लग रहा है उस हिसाब से बॉर्डर भी टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। यहाँ पे ना बहुत सारे मैंने अभी वो देखे सशस्त्र सीमा बल के ना, क्या कहते हैं, कैंप। और यहाँ पे जो ब्रिज है वहाँ पे तो मैंने आपको दिखाया ही अभी कि आप कैसे ब्रिज पार कर सकते हैं। और ये थी वो रोड जो वहाँ से दिख रही थी, एक पीछे से बाइक आ रही है ना, आपको दिख रही होगी। और ये बह रही है नदी, इसी के सहारे अपना बॉर्डर भी है और इसी के सहारे अपनी रोड भी। तो ये है, अब यहाँ से लेना है एक हेयर पिन बैंड और हम पहुँच जाएंगे ऊपर हल्के हल्के करके। अब हम आ गए हैं धारचूला में और सबसे पहले काम है मेडिकल बनवाना, जो कि आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए इनर लाइन परमिट का प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। धारचूला में आप किसी भी लोकल से पूछ लो तहसील कहाँ है, तो वो आपको सब इम्पोर्टेंट डिटेल्स बता देगा। तहसील के जस्ट 100 मीटर आगे ही मिलेगा आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहाँ से आपका मेडिकल बनता है। ये मेडिकल इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि परमिट के लिए आपको फिट होना चाहिए, स्पेशली हाई एल्टीट्यूड और रिमोट एरियाज के लिए। मेडिकल प्रोसेस सिंपल है, बेसिक बीपी चेक, ऑक्सीजन लेवल और हार्ट रेट जैसे नॉर्मल टेस्ट होते हैं। टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन मॉर्निंग में चले जाना बेस्ट रहता है क्योंकि भीड़ कम होती है। मेडिकल वाला काम तो हो चुका है और अब हम जा रहे हैं SDM ऑफिस, क्योंकि अब अगला काम तहसील से वहीं होगा। तो हम अभी मैं आपको बताता हूँ पूरा डिटेल। पहले तो ये है कि आपको मेडिकल बनवाना पड़ेगा अपना, उसके बाद एक इनर लाइन परमिट बनवाना पड़ेगा जो तहसील से बनेगा। तो अपना मेडिकल बन चुका है, अब हम जा रहे हैं तहसील ILP बनवाने के लिए। तो बाकी अब जो जो आगे होते जाएगा मैं आपको बताते रहूँगा डिटेल, ताकि अगर आप कभी आएँ तो आप भी ये पूरी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं आप ये पूरी कर पाएँ। ये है सामने तहसील जो आप मेरे देख रहे हैं, यहाँ पे मूर्ति लगी है। और इधर से मेरे राइट में आगे जाके, थोड़ा सा ही आगे जाके 100 मीटर पे वहाँ से गली है, वहाँ है सरकारी अस्पताल। और ये है बगल में SDM ऑफिस। तो आपको यहीं से परमिट बनाना है। मैं बाकी सारी डिटेल आपको आगे वो करता हूँ, क्या कहते हैं, शेयर करता हूँ। और जितना भी वो है, क्या कहते हैं, कितना प्राइस लगा, जो जो प्राइस लगा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एंड ये है, यहीं से बनेगा परमिट। अगर आप चाहें तो आप वैसे भी आ सकते हैं, क्या कहते हैं, अपने आप से ही बनवा सकते हैं एक फॉर्म भर के। तो चलिए बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट प्रोसेस की, इनर लाइन परमिट के बारे में, जो चाहिए होता है आदि कैलाश और ओम पर्वत जैसे सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज में ट्रैवल करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं परमिट अप्लाई करने की। तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो ऑफलाइन प्रोसेस भी अवेलेबल है, जो धारचूला के तहसील ऑफिस से पूरा होता है। परमिट के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड, और एक और स्टेप आता है पुलिस वेरिफिकेशन। लेकिन अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप उसे भी अपलोड कर सकते हैं और पुलिस वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट स्किप हो जाती है। मतलब पासपोर्ट हो तो प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है। यह परमिट सिर्फ फॉर्मेलिटीज नहीं, ये हमारी सुरक्षा और एरिया की सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए मैंडेटरी होता है। और हॉनेस्टली पूरा प्रोसेस बहुत आसान और स्मूथ है, बस डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए।
अब बात करते हैं इनर लाइन परमिट के पूरे खर्चे की। तो सबसे पहले आपको जाना होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वहां से आपको 20 रुपए की OPD स्लिप लेनी पड़ती है। उसके बाद डॉक्टर का बेसिक चेकअप होता है, जैसे BP, ऑक्सीजन लेवल, हार्ट रेट, और उसके लिए आपको 150 रुपए डॉक्टर को पे करने होते हैं। अब यहाँ आता है एक चॉइस। आप चाहो तो ब्रोकर के थ्रू भी अपना परमिट बनवा सकते हैं, जिसमें आपको अराउंड 500 तक का पे करना पड़ सकता है और वो आपके लिए पूरा प्रोसेस हैंडल कर सकता है। लेकिन अगर आप खुद से बनवाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। बस तहसील ऑफिस से फॉर्म भर लीजिए, उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच कर लीजिए, जैसे आधार कार्ड और मेडिकल सर्टिफिकेट, और उस फॉर्म को ले जाकर SDM ऑफिस में सबमिट कर दीजिए। परमिट बनके रेडी हो जाएगा बिना किसी दलाल के परमिशन के। तो अगर आप थोड़ा सा लीगल वर्क करने को तैयार हैं तो आप आसानी से सेल्फ मैनेज परमिट बनवा सकते हैं और खुद पे थोड़ा प्राउड भी फील कर सकते हैं कि हाँ, मैंने खुद की यात्रा खुद के दम पर की है।